नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल सभी प्यारे दोस्त स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3 के लिए दोस्त मैं निशांत लेकर के आया हूं भारत का संविधान। टेक वन स्किप वन, आपको करंट अफेयर क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, संविधान क्लासेस और आधुनिक भारत का इतिहास ये मिल रहा है। आपको धीरे धीरे क्लासेस और मिलने शुरू हो जाएंगी। अभी आपको मिलने वाला है साइंस की क्लास, बायोलॉजी की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलने वाले दोस्त। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, हमारे ऊपर चलिए जितने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सब के सब करवा देंगे, ताकि क्वेश्चन आएगा तो जाएगा कहां दोस्त। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त पहला प्रश्न? पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई? पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। बताइए दोस्त, क्यों किया गया था? आप मानसिक रूप से बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहा है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा ऑप्शन, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन भी उपयुक्त में से कोई नहीं, यह 2011 का है। ठीक है, बीपीएससी का एक प्रश्न है। बताइए दोस्त, देखिए इसकी कहानी आपको सुनाया भाई, इसमें कौन सा दिन। पहले तो आप अगर बी सोच रहे हैं तो बी तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको बताऊं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना दोस्त, ये शुरू हुआ था कब? 9 अगस्त को। कब शुरू हुआ था दोस्त? 9 अगस्त को ये शुरू हुआ था। तो भाई जब 9 अगस्त को शुरू हुआ था तो 9 अगस्त को हम मनाएंगे ना, जो मनाना होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो इंडियन कोकून था इस दिन चला था। तो भाई उस दिन 26 जनवरी कोई बात तो है नहीं, तो इसलिए ये तो आपका गलत हो गया। बात क्लियर है? शुभ दिन प्रत्येक दिन शुभ होता है, ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए। अब कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कहानी आपको सुनाता हूं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समझिएगा, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। उद्देश्य तो कुछ दूसरा था, लेकिन धीरे धीरे मूलतः परिवर्तन होता चला गया। जब इसका अधिवेशन होता था, 85 में हुआ, 86 तक जैसे अधिवेशन उसका होता था, तो 1930 में आपको याद होगा, दिसंबर 1930 में। कब दोस्त? दिसंबर 1930 में क्या होता है? दिसंबर 1930 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन होता है। क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन होता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता रहा है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में, माफ करिएगा 1929। ठीक है, 1930 में तो कसम खाई गई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। और इसी दिन से 26 जनवरी, माफ करिए क्या, 26 जनवरी 1930 से, 26 जनवरी 1930 से ही प्रत्येक दिन जब भी जो है 26 जनवरी आती थी, उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा करी गई थी। लेकिन हुआ ये कि जब बात आगे बढ़ी तो 15 अगस्त 1947 को, कब दोस्त? 15 अगस्त 1947 को देश हमारा क्या हुआ? आजाद हो गया। तो ये 15 अगस्त किस लिए मनाया जाने लगा? तो भैया इस दिन जो है स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या? स्वाधीनता दिवस। ठीक है, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मामला क्लियर है दोस्त? तो ये कहानी यहां पे थी। अब देखिए, अब तो ये स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब प्रश्न ये उठा कि अगर जो हमने कसम खाई थी दिसंबर 1929 में और 26 जनवरी 1930 से लगातार हर 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, तो उसका क्या होगा? तो सबने कहा कोई बात नहीं है, भारतीय संविधान अभी पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं हम, जो तिथि है 26 जनवरी वाली, क्या 26 जनवरी वाली जो तिथि है दोस्त, इस दिन क्या करते हैं? 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं? संविधान को पूर्णतः लागू करते हैं। क्या? संविधान पूर्णतः लागू। संविधान क्या हुआ? पूर्णतः लागू हुआ मेरे दोस्त। और जब संविधान लागू हुआ पूर्णतः, फिर जब संविधान लागू हो गया तब कहा गया कि अब हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? अब इसी 26 जनवरी को क्या मनाएंगे दोस्त? गणतंत्र दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? गणतंत्र दिवस मनाएंगे। पूरी कहानी क्या आपके समझ में आ रही है? अगर आ रही है दोस्त ना, तो आप लाइक शेयर, आपको कहने की आवश्यकता, मैं कभी ये नहीं आपसे कहूंगा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के उपरांत अगर आपको ये प्रतीत होता है कि ये वीडियो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, अच्छी है, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, तब आप लाइक करिएगा और तभी आप शेयर भी करिएगा। मेरे कहने से कुछ मत करिएगा दोस्त। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बिल्कुल, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए। ठीक है,
चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त, क्या है अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में शामिल है, ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूची, 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 सूची, 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 सूची, 381 अनुच्छेद 23 भाग और 8 सूची। बताओ भैया भारतीय संविधान में कितने हैं? तो आपको तो एक चीज पता है भाई कि जब भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया, कब? 26 जनवरी 1950 को, अभी चर्चा हो चुकी है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया तो कितने भाग थे? तो भैया इसमें थे 22 भाग, क्या 22 भाग थे, ठीक है। और आपसे पूछता कितने अनुच्छेद थे? तो भैया 395 अनुच्छेद थे, क्या 395 अनुच्छेद। और अनुसूची कितनी थी? तो भैया अनुसूची 8 थी, 8 सूची आप कर सकते हैं, 8 सूची, ठीक है। तो यहां पूछा क्या भारतीय संविधान में शामिल है 381 भैया, तो ये तुरंत गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, जाहिर सी बात है। 8वीं अनुसूची, उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है, क्या दोस्त? 12 अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में 300 आर्टिकल है, 350 आर्टिकल है, 400 से अधिक आर्टिकल है, 500 से अधिक आर्टिकल है, कब आया था भैया? 42वां, ये 1997-98 का प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भाई उस वक्त जो है 500 से अधिक आर्टिकल तो थे नहीं, उससे पहले इतने आर्टिकल तो थे नहीं, तो आपको थोड़ा सा समझ बूझ के उस टाइम जवाब देना था। तो भैया अगर आपसे भी पूछेगा आज के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? तो भैया आज के परिप्रेक्ष्य में तो भाई 400 से अधिक आर्टिकल है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 450 तो हमको लगता है 3-4 साल पहले थे, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो आप 400 से अधिक आर्टिकल, अभी 500 से अधिक नहीं हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। चौथा, मिलान करें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बताओ भैया इसमें किससे मिलान होगा? ये दे रखा इसने, हम आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके विषय में बात कर लेते हैं दोस्त। अगर यहां पे आप लिखते हैं संघ सूची, क्या संघ सूची, यहां पे लिखिए राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब आपको एक चीज पता है कि संघ सूची में जो भी नियम कानून बनाएंगे वो कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगी। कितनी प्रविष्टियां इसमें है? पहले 97 थी, अब तो हमको लगता है करीब 100 के आसपास हो गई है ना। राज्य सूची की बात करते हैं दोस्त, तो राज्य सूची में ये 66 प्रविष्टियां पहले थी जो इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अभी 58 के आसपास हो गई है, 66 थी राज्य सूची में। इस पर केवल प्राधिकार किसका है? राज्य का है, राज्य ही इस पर केवल जो है कानून बनाता है राज्य सूची पर। और समवर्ती सूची मेरे दोस्त, समवर्ती सूची ऐसी है कि इसमें जो संघ भी बनाता है, राज्य बनाता है, लेकिन अगर संघ और राज्य दोनों बनाएंगे ना दोस्त तो इसमें संघ वाला मान्य होगा। इसमें कितने हैं? अभी पहले कितने थी भैया? पहले थी 47, कितने थी? 47 थी, अभी वर्तमान में 52 हो गई है। तो आपको यहां देख लेना है भाई, संघ सूची 97, राज्य सूची में क्या है भैया? 66 है, समवर्ती सूची का बी, मतलब पहले का ए, भाई पहले का तो ए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। तो इसको भी गलत काट देते हैं। दूसरे का क्या? दूसरे का सी आएगा, तो दूसरे का सी नहीं है, दूसरे का सी इसमें भी नहीं, दूसरे का सी आ गया, चलो भैया। और उसके बाद तीसरे का बी आ गया भैया, तीसरे का बी आ गया, ये भी हो गया। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 5वां नंबर, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों के विचारानुसार क्रम दीजिए। अब ये आप कब बताएंगे? जब आपको संविधान की प्रस्तावना याद होगी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुझे तो पूरी याद है, तो हम लोग क्या कहते हैं? भारत को संपूर्ण रूप संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष पहले था, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित करने की बात की गई थी। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि भाई निम्न शब्दों पर विचार करिए, विचारानुसार क्रम दीजिए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो भैया इसमें जो है आप समाजवादी के साथ साथ समाजवादी हो और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात होती है ना, तो भैया सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सार्वभौमिक, आएगी। भैया हम ऐसे बात करें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या, सार्वभौमिक, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, क्या, उसके बाद आपका क्या आएगा, ए आ जाएगा, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या वर्तमान पंथ निरपेक्ष हो गया, उसके बाद आएगा क्या, डी आएगा, और उसके बाद क्या, बी आएगा। तो कहां मिल रहा, सी ए डी बी, बताइए तो सी ए डी बी, तो भैया ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। छठा नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 22वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां, 74वां संविधान संशोधन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2016 का प्रश्न है, बताइए इसका सर जवाब दीजिए। जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये जोड़े गए थे जो शब्द, ये यहां से प्रश्न तो भाई क्लियर है आना। भाई अगर आपकी बात कर लें 44वां की बात करें तो 44वां जो है ये जो भ्रूण सुधार था उससे संबंधित था। ठीक है, तो ये तो भाई गलत हो गया। इसमें जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, जोड़ा गया था क्या, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी हो गया, पंथ, एक शब्द और क्या जोड़ा, अखंडता, क्या, अखंडता, एक शब्द ये भी जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्त, है ना। तो बताइए किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था दोस्त। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, एक नया राज्य बनाने की संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2016 का प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है। बताइए नया राज्य बनाने के लिए कैसा होना चाहिए? तो भैया आपको पता है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु 368 के तहत जो है विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन अपनाई नहीं जाती है। मतलब अगर आप कोई कहेगा भैया 368 के तहत संविधान संशोधन में, बिल्कुल बात गलत है। आप देखेंगे कि जब भारतीय संविधान का पार्ट 1 जब आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, जो राज्य बाहर से लिए जाएंगे दूसरे में कहता है, फिर हमारे राज्य में जो बंटवारा होगा तीसरे में कहा जाता है, और चौथे में क्या कहता है कि जो भी संशोधन इसमें होंगे राज्यों के विषय में या जो भी सीमा के संबंध में, वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्या 4 का 2 बात कहता है। ठीक है, तो आप समझिए इसमें क्या है, इसमें जब वो प्रक्रिया ही नहीं अपनाई जाती है तो जाहिर सी बात है साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का निर्माण जो संसद कर सकती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें क्या पूछा है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसका ट्रिक बता दूंगा भाई, ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए आपको अनुच्छेद जो प्राप्त है, अधिकार जो प्राप्त है 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे अधिकार हैं दोस्त, ये किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। किसको? नागरिकों को प्राप्त है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब ऐसे समझिए, जैसे अनुच्छेद 15 है, नस्ल जाति धर्म के आधार पर अगर विभेदीकरण जो है करता है कोई राज्य, तो उसके लिए रोका गया भाई आरक्षण, जो आरक्षण की जो बात की गई है, 7 आधार दिए गए हैं, है ना, सॉरी 5 आधार दिए गए 15 में, 16 में 7 आधार दिए गए हैं। ठीक है, 16 में 7 आधार दिए गए जिन पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 19 में क्या कहता है, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, जितने अधिकार, चाहे जहां घूमने का, चाहे जहां बोलने का, चाहे संघ बनाने का, ये जो अधिकार दिया गया 19 में दिया गया। 29 में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया, किस लिए कि भैया उनका जो स्वयं का हित है उसको संरक्षण दिया जाए 29 और 30 में। तो ये बात कही गई है। अब देखिए दोस्त, अब इसमें भारतीय नागरिक पूछा है तो कानून के समक्ष समानता क्या भैया, ये तो 14 में है ना, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गई। भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19 में है ना, तो ये तो रहेगा ही। जीवन और स्वतंत्रता क्या है, ये भैया 21 में है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो पहला और तीसरा कहां है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आ गया, यही अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सारे के सारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो हमको भी प्राप्त है और जो बाहर वाला आया है उसको भी प्राप्त है। मामला क्लियर दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां,
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए, संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25। ऑप्शन ही उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2016 का प्रश्न है। बताइए दोस्त, ये इस पे एक वाद भी आया था, जैसे इस पे वाद आया था कि भाई इसमें कौन सा मतलब कब तक हम फहरा सकते हैं। नहीं देखते होंगे कि लोग पूछते हैं कि साहब रात में झंडा फहरा सकते नहीं फहरा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फहराने वाला अगर कोई व्यक्ति है वो फहरा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 14 क्या भैया? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 21 वाक अभिव्यक्ति की आजादी, क्या? वाक अभिव्यक्ति की आजादी। 25 में क्या है? धर्म को मानने होने वाला सिस्टम है, ठीक है। अनुच्छेद इसमें अभी भाई ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या कर रहा है? भवनों पर झंडा, तो जाहिर सी बात है भवनों पर झंडा अनुच्छेद 21 तो है, ठीक है। तो सॉरी अनुच्छेद 19 ही तो है, 19 का 1, ठीक है। तो इसमें हो गया। ये केस आया था, केस का नाम मुझे नहीं याद आ पा रहा है अभी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आप राष्ट्रीय झंडा फहराना जो है हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, फहरा सकता है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या रात में आदमी नहीं फहराता था, या अपना खुद का मकान उस पर झंडा नहीं लगाता था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है ना। जो पहले जो सार्वजनिक भवन होते थे, सरकारी मकान भवन होते थे, उन्हीं पर झंडा फहराया जाता था, सब पे नहीं। अब तो देखो सब हर जगह जहां मन हो जिसका वो फहराता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, क्या भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है। बताओ भैया इसका जवाब दीजिए। देखिए भारतीय संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है दोस्त, ये तो आपको पता है कि भैया 6 से 14 वर्ष के लिए, क्या भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। और भाग 3 में क्या? 21 का क, ये इसको जोड़ा गया था दोस्त, ठीक है। 21 का जोड़ा गया और कहा गया कि भैया जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनको क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है वो करेगा। तो इसमें एक आपका एक्ट आया था, कौन सा? RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो संसद ने पास किया वो 2009 में किया था दोस्त। और ये लागू कब हुआ था दोस्त? ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में, ठीक है। लागू कब हुआ? लागू हुआ अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 में, ठीक है। अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ मेरे दोस्त। तो बताइए यहां पे कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है? ऑप्शन सही कर रहा है ए। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी के तहत जैसे अभी शिक्षा जो अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार जोड़ा गया ना, ये बेसिकली 86वां संविधान संशोधन था। क्या? 86वां संविधान संशोधन था कब? 2002 में, 2002 में। और इसके तहत जो मूल कर्तव्य नहीं है, जो मूल कर्तव्य है उसमें भी जो इकनामा जोड़ा गया बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाला, वो भी वहीं से था दोस्त। तो इसके लिए जो है आप बिल्कुल तैयार रहिए। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 3 में 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, RTE एक्ट 2009 में आया था, लागू हुआ था अप्रैल 2010 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा एक मानव अधिकार मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। बताओ भैया, ये तो आपको पता ही लग गया होगा इतना प्रैक्टिस करते करते। देखो भैया है क्या, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो अभी हुआ था, उसमें जो पहले शिक्षा का अधिकार था वो कह सकते हैं कि पहले ऐसे मूल अधिकार नहीं था। जैसे आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 45, उसमें नवजात बच्चों के लिए शिक्षा का वो प्रावधान था। लेकिन आगे चल करके जो है, जैसे नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई, तो सूचना का अधिकार अभी RTI एक्ट जो आया था 2005 वाला, तो उसमें कहा गया कि भैया इस अधिकार के तहत जो अभिव्यक्ति के अधिकार हैं उसमें भी वो निहित है। मूल अधिकार जो है RTI वाला, ये मूल अधिकार भी है। इसके साथ सूचना का अधिकार जो मानव अधिकार भी है, ठीक है। लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, मूल अधिकार में शिक्षा को जोड़ा गया। इस तरह विकल्प जो है आप देखेंगे ना साहब,
तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो बीपीएससी को ये वाला, अब उसने जो है हालांकि इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को माना था, लेकिन साहब इसमें ये भी होगा ये भी होगा, तो इसमें आप वो इसमें ए भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि भैया इसमें इसको भी जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, और सूचना का अधिकार जो है आरटीआई एक्ट जो आया था वो भी मूल अधिकार की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, बस व्यक्तिगत चीजों को छोड़ के। तो इसमें अगर ऐसे देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। इसमें कहीं कहीं कुछ अपवाद आ जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आप आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा एक सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। बता भैया, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 4, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भैया 2016 का प्रश्न है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए भाग 4 बोले तो डीपीएसपी की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी? डीपीएसपी की बात चल रही है। और डीपीएसपी तो जानते हैं ना कहां से कहां तक है दोस्त? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से कहां तक? 36 से लेकर के 51 तक है। ये डीपीएसपी का एक वो है कि भाई डीपीएसपी में अगर जो चीजें नहीं तो उस पर जो राज्य है वो उस पर नियम बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। नियम बनाएगा, उसका जो है बस इतना करे कि उसका मूल अधिकार पर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि साहब जैसे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो शिक्षा की बात की गई दोस्त, तो ऐसा कुछ तो आप कभी पढ़े हैं क्या कि साहब प्राथमिक स्तर मातृभाषा? ये आपका जो आरटीई एक्ट है, अभी जैसे जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें ये बात कही गई है कि भाई प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये संविधान हमारे कहीं लिखित नहीं है, संविधान में हमारे कहीं लिखित नहीं है। ठीक है, देखिए लेकिन बाद में जैसे अनुच्छेद 350 जो है उसमें जोड़ा गया कि साहब 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि ये भाग 4 की बात हो रही, तो भाग 4 में तो ये है नहीं, तो इसलिए भैया ये भी तो गलत हो गया। भले 350 क में इसको लिख रखा है इन्होंने, लेकिन इसको थोड़े मारेंगे। हम बात यहां कर रहे हैं किसकी? भाग 4 की ना। तो छोटे परिवार का मानदंड गलत बात है। समान कार्य के लिए समान वेतन, भैया समान नागरिक संहिता किसमें है? समान नागरिक संहिता 44 में है। समान नागरिक संहिता किसमें है? 44 में है ना दोस्त। लेकिन यहां क्या कह रहा है? सूचीबद्ध से है, कौन सा निर्देशित किया गया है? तो भैया एक तो एक 2 हो गया, एक तो आपका 2 हो गया, ठीक है, और एक आपका पहला हो गया। तो भैया ये पहला और यहाँ 39 वाला हो गया, 39 का, तो इसमें समान कार्य समान वेतन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं? हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया इसके लिए। ठीक है, किसी को कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। भैया इसकी बात की 350 वाला था, तो ये तो भाई पहले से बाहर है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा जोड़ा गया? 32वें संविधान संशोधन अधिनियम, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 46वें संविधान संशोधन। बीपीएससी 2008 में और बीपीएससी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्त। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ना दोस्त कि भारत में नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है, उसका हम कैसे कहेंगे भाई ये मूल कर्तव्य है? अभी अगर बात करें मूल कर्तव्य की, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसने अनुशंसा करी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, इसने अनुशंसा करी थी और इसके द्वारा क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ। क्या? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन होता कब होता भैया? 1976 में होता है। और कहा गया जाता है कि भैया अब जो है संविधान के 4 क, जो भाग 4 का है ना, भाग 4 था, तो भाग 4 क में क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हालांकि बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत जो है फिर एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिए जाते हैं। तो अभी वर्तमान में 11 हो गए हैं, वर्तमान में 11 हो गए, लेकिन अभी इसकी बात करते हैं तो यही वाला है। तो भैया क्या पूछा था? मौलिक कर्तव्य। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 42वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा,
प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2016 का प्रश्न है। बताइए भैया, इसका जवाब दीजिए। भाई राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? तो आपको पता है भैया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भाई, इसके बाद इसके विषय में जो बात की गई अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? निहित होगी। और इसका प्रयोग वो कैसे संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, इसकी बात कहां कही गई है? भाई अपनी शक्तियों का प्रयोग 53 में कहा गया, अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद स्वयं से या अपने अधीनस्थों के द्वारा वो करेगा। तो बताइए इसमें क्या कहा गया भैया? सीधे वह अपने अधीनस्थों के द्वारा। अनुच्छेद 53 का एक आप पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर, यदि राष्ट्रपति अपने एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? जवाब दीजिए। नॉर्मल सा प्रश्न है। प्रधानमंत्री होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा? भैया देखो, आप अगर ऐसे हाँ ये वाला होगा, आप ऐसे करें तो देखिए, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बना है इसके लिए। क्या? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बना है। ये बना कब था? ये भी प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे, तो ये बना है 1969 में। कब बना दोस्त? 1969 में बना है। और इसके तहत इसमें आप देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 65 ये कहता है कि यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन? मतलब अगर राष्ट्रपति गायब है, क्या राष्ट्रपति अगर गायब है दोस्त ना, तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा दोस्त? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और अगर उपराष्ट्रपति किन्हीं कारण से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तब कौन संभालेगा? तब भैया जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट के, अब प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उसके मुख्य न्यायाधीश, तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस हैं, सीजेआई, ठीक है, वो संभालेंगे। अगर ये भी नहीं है तो कौन संभालेगा? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है। क्या? वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो संभालेगा। ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में बात कही गई है। तो भैया अगर दोनों पद खाली हैं तो कौन संभालेगा? तो इसमें कुछ डाउट नहीं करना, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बात क्लियर दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शन है 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 13वां। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? भाई जो राष्ट्रपति थी कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद कौन बने? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है बनी, उसके बाद प्रणब मुखर्जी बने थे, है ना। उसके बाद रामनाथ कोविंद बने थे, रामनाथ कोविंद के बाद फिर द्रौपदी मुर्मू बनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कम था अपना। तो जो वो गणतंत्र में करीब मुझे लगता है 2007 में उनका चयन हुआ था, 2007 में। तो 13वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ था और 2007 में जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल व्यक्ति के अनुसार किस नंबर की थी? तो भैया वो 12वें नंबर की थी। यहां पूछा क्या है? राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था? राष्ट्रपति के रूप में तो 12वां क्रम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब पूछना चाहिए भी, ताकि आप अपडेट है कि नहीं है वो भी तो जान सके ना दोस्त। चलिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देता है। ये कब पूछा गया? 2008 का प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तभी जवाब पढ़िए ना दोस्तों। तो आप पहले, मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आप जो है सबसे पहले जो संविधान के अनुच्छेद हैं, खास करके अनुच्छेद 1 से लेकर के उधर आप करीब 200 तक पढ़ रहे हैं तो बेहतर, नहीं तो इधर 100 तक जरूर पढ़ डालिए, 105 110 तक, या कह सकते हैं 115 तक। उसके बाद फिर अपना वो कर लीजिए। आप जब संविधान का अनुच्छेद 111 पढ़ेंगे आप, तो उसमें ये सीधे सीधे लिखा गया है कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित बंद जो है बताया गया। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, मान लीजिए कोई विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया, वह तभी अधिनियम बन पाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या हो? वह पारित हो जाता है।
और पारित हो, जैसे मान लो यहाँ पे लोकसभा है, यहाँ पे लोकसभा पारित, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा पारित, ठीक, यहाँ राज्यसभा पारित। अब ये दोनों पारित करके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे मेन आदमी कौन है, राष्ट्रपति है। जब ये दस्तखत करता भी है ना, तब ये जो है बन जाता है अधिनियम। तो बताइए भाई, ये दोनों संघ पे बैठे हो, कहते नहीं हम अपने पास रख लेंगे, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे दोनों। मतलब आप समझिए कि अधिनियम तभी बनेगा जब राष्ट्रपति अपनी क्या करेगा, सहमति देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 10वां था, 11वां था, 12वां था या 13वां था? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब। अब ऐसे ऐसे प्रश्न, हालांकि ये आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ। जैसे उस टाइम अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के क्रमांक के रूप में 13वें थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार जिनका क्रम था वो 12वां था, ठीक है, 12वां था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 19 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? बताइए, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान, बीपीएससी 2011 का प्रश्न दोस्त। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है? जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय, अगर बात करें कि भाई हमारे राष्ट्र का प्रधान कौन होता है, प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होगा या अध्यक्ष कौन होगा? तो भैया वो होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसलिए देखते होंगे आप, जो नेशनल सिक्योरिटी इंचार्ज हैं अजीत डोभाल जी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वो क्या करते हैं, सीधे प्रधानमंत्री को वो करते हैं। तो भैया बीच में कुछ नहीं, प्रधानमंत्री सीधे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसदीय कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, चुनाव आयुक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भैया 2016 का प्रश्न है बीपीएससी का, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्त, अगर हम बात ये करें कि भाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाला कोई व्यक्ति जो उस वक्त महान्यायवादी हो या उनकी योग्यता रखता हो, भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भाई वो आवश्यक ही है, ठीक है। तो भारत का जो महान्यायवादी है दोस्त, भारत का महान्यायवादी जो है वो क्या कर सकता है, वो जाकर के संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते, 21 नंबर पे क्या है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। भैया कौन अभी चर्चा हुई है, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयोग। 2008 का प्रश्न है, सेम देखिए रिपीट हुआ 2018 में। तो इसीलिए कहता हूं कि बीपीएससी अपना क्वेश्चन क्या करेगी, रिपीट करती है। एक टीआरई 1 टीआरई 2 में की है, उसी हिसाब से टीआरई 3 में भी करेगी। तो इसमें सही जवाब महान्यायवादी, ठीक है। चलिए आगे क्या है, 148 दिया इसका प्रावधान, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया सकता है यदि वह सदन से लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन भैया, 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा? भैया अगर हम मान लो हम ही हैं, हम चुन लिए गए, ठीक है, जैसे मान लो हम चुन लिए गए कि साहब हम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन हम जा ही नहीं रहे हैं। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 101 है, क्या 101, 101 का क्या, ये 101 का 4 के तहत संसद, इसके तहत कहा संसद में, संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां, ठीक है। अगर नहीं वहीं आपसे पूछ ले कि भैया अगर हम वही बात कर ले विधानमंडल की, तो यहीं पे आपका 190 आ जाएगा। कौन सा 190 का क्या आएगा, 4 आएगा। 190 का 4 क्या, विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है। अगर 101 के 4 के तहत संसद, 190 4 के तहत राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है दोस्त जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद की आज्ञा या अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है। परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय को नहीं जोड़ा जाता। यह भी आपको याद रखना है। तो भैया या तो 2 माह आप कर लीजिए या फिर 60 दिन, लगातार 60 दिन अगर आप अनुपस्थित रहे तो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जाना तय है। ऐसे बताओ आप, जैसे अभी यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की बात हूं तो मुख्तार अंसारी के ऊपर अभी ये सारी चीजें पिछले चुनाव से पहले लगा, जैसे ये चुनाव जो हुआ इससे पहले लगा हुआ था, बनारस के कोई व्यक्ति थे,
यहाँ पे जो शहाबुद्दीन था उसके ऊपर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लगा था अनुपस्थित था, तो उसके ऊपर किसी भाजपा के नेता ने किया था। तो इस प्रकार से लोग करते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा इसको, 60 दिन अगर लगातार अनुपस्थित है तो वो कर सकता है क्लेम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 252 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बीपीएससी 2011 का प्रश्न भैया, बताओ इसमें राज्यसभा में क्या होता है। भाई राज्यसभा में अगर बात करें कि भाई कितने सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, अगर इसकी चर्चा करनी हो तो आप क्या करेंगे दोस्त। देखिए हम अगर बात करते हैं भाई राज्यसभा की, तो राज्यसभा में एक चीज तो कॉमन है दोस्त, राज्यसभा में मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या है, अगर आपसे कोई पूछे कितनी हो सकती, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा जान करके आश्चर्य होगा कि भैया जो अनुच्छेद 80 है उसमें कहा गया है कि राज्य और राज्य संघ राज्य क्षेत्र से 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। पहली बात 238, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया 238 सदस्य अधिकतम, मामला समझिएगा। तो भैया इसमें क्या है 238 व्यक्ति, इसमें क्या होंगे 238 से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति का नाम निर्देशित किए जाने 12 सदस्यों को मिलाकर राज्यसभा बनेगी। ठीक है, क्या राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आपको पता है 5 क्षेत्र हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, ये भी बात सही है। 250 सदस्य मैक्सिमम से 238 ऐसे 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो 238 प्लस 12, ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है भैया 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। अच्छा आप कभी सुने हैं कि राज्यसभा का जैसे अभी चुनाव मान लीजिए लोकसभा का है, लोकसभा का चुनाव हर 5 साल को होता है, 5 साल में भंग होती है, नया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है। अगर आप कभी सुने हैं कि भाई राज्यसभा भंग होगा, ये फिर से उसका चुनाव होगा, सबका नहीं होता है। आप अनुच्छेद 83 पढ़िएगा, क्या दोस्त अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 का एक पढ़िएगा। अनुच्छेद 83 का एक जो है उसमें कहा क्या गया है कि भाई राज्यसभा का विघटन क्या होता है, कभी नहीं हो सकता है। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है। क्या दोस्त, अस्थाई सदन है, मतलब ये क्या, ये विघटित नहीं हो सकती है, ये विघटित नहीं हो सकती है। इसके 1/3 सदस्य, क्या 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, क्या 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं भैया, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर वो क्या होते हैं, निवृत्त होते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो भैया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भैया 6 वर्ष होता है। ये तो सही बात है, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष में गलत बात, 2 वर्ष में एक बार नहीं है, ऐसा नहीं होता है। 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत होगा, प्रत्येक 6 वर्ष बाद समाप्त, ना राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का नहीं। तो ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 25 नंबर, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है दोस्त, भाई किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है जब आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 63 पढ़ेंगे ना भाई, अनुच्छेद 63 पढ़ेंगे आप, तो इसमें कहा गया है कि भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये बात 63 में कही गई है। 64 में क्या है, अनुच्छेद 64 क्या कहता है भैया, अनुच्छेद 64 में कहता है कि राज्यसभा का क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वह है राज्यसभा का पदेन सदस्य होगा। माफ करिएगा, राज्यसभा का पदेन सदस्य नहीं, बल्कि माफ करिएगा सभापति होगा। ठीक है, सभापति होगा, सदस्य नहीं, सभापति होगा, मतलब क्या अध्यक्ष होगा। ठीक है माफ करिए, थोड़ा सा नहीं होता फ्लो में, ठीक है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा मिल करके होता है दोस्त।
आप अनुच्छेद 89 पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपका अपना उपराष्ट्रपति होता है, सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो भैया अभी हम क्या पढ़े हैं भाई, 64 का एक पढ़े है ना, तो उसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बात की है, ये काम खत्म। 27 नंबर, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मानिए कौन सा सही नहीं है? धन शपथ के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के अंदर भीतर विधेयक को पारित करना होता है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। बताओ भैया 2011 का प्रश्न है, और कौन सा इसमें सही नहीं है ये पूछा गया दोस्त, कौन सा सही नहीं है ये कहा गया है। ठीक है, तो आप समझिए इसको। आप जब अनुच्छेद 109 पढ़ेंगे, कौन सा? जब आप अनुच्छेद 109 पढ़ेंगे तो 109 का एक जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें कहा गया कि भाई धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं हो सकता है, फिर राज्यसभा में पेश नहीं जाएगा वो। ठीक है, साथ ही 109 के 2 में कहा गया है, 109 भाई आपको एक भी पढ़ना है और 109 का 2 भी पढ़ना है। 109 के 2 में कहा गया है कि भाई राज्यसभा में धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। मतलब यहां से हमने भेजा, आपको 14 दिन में जो है वो अब देना पड़ेगा। अगर आप विधेयक को चाहे मानिए और चाहे मत मानिए, अगर वापस करती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब राज्यसभा जो है धन विधेयक के मामले में बिल्कुल क्या है, शक्तिहीन है। मन हो तो पास करो, न मन हो तो न पास करो, लेकिन हम होगा वही जो हम चाहेंगे। मतलब होल एंड सोल कौन होती है? लोकसभा होती है। बात क्लियर है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा भाई, कौन सा सही नहीं है? तो भाई जाहिर सी बात है शक्तिहीन होती है, तो बात बिल्कुल सही है। शुरुआत राज्यसभा होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। लोकसभा द्वारा पारित, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में जो है धन विधेयक नहीं बल्कि लोकसभा में पास होता है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, धन विधेयक पेश किया जा सकता है लोकसभा, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों संयुक्त सत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी चर्चा हुई ना दोस्त, अभी चर्चा हुई ना कि भाई लोकसभा जो धन विधेयक है ये कहां पेश हो सकता है। तो आपको पता है कि भैया धन विधेयक जो है ना, आपको भाई 109 का हमने एक बताया ना, 109 का एक, इसमें क्या कहा गया है कि धन विधेयक, क्या धन विधेयक जो है, धन विधेयक राज्यसभा में सीधे सीधे कहा गया है राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं होगा। क्या? पूरा स्थापित नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। मामला क्लियर है दोस्त? तो बताइए अब हो गई नहीं वहां पे, तो जहां पे भाई लोकसभा राज्यसभा तो ये भी बात गलत हो गई, लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी बात गलत, केवल राज्यसभा तो ऑटोमेटिक गलत। तो भैया केवल लोकसभा, अनुच्छेद 109 का 2 आप पढ़िएगा। क्या? 109 का 2 जब आप पढ़ेंगे उसमें यही बात कही गई है। मामला क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने कारण निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2016 का प्रश्न है, बताओ लेखानुदान किसके लिए बना दोस्त? ठीक है, देखिए आप एक नाम सुनेंगे विनियोग विधेयक का। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष में कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 का, क्या 116 क के तहत, 116 क के तहत क्या होता है? लोकसभा द्वारा लेखानुदान पारित होता है। लेखानुदान की बात कहां की गई है? 116 में लेखानुदान। ठीक है दोस्त, लेखानुदान, ये बात भूलिएगा मत। ठीक है, 116 में यह व्यवस्था है कि आकस्मिक परिस्थिति में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान, वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो आप इसको समझिएगा। इसमें सही जवाब क्या जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा भाई बजट के लिए। ठीक है, बजट के लिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, आखिरी प्रश्न लेते हैं। 30 नंबर, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती, कहां करती भैया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को? 2011 का यह प्रश्न है बीपीएससी प्री का। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या होगा भाई? लोक लेखा समिति
लोक लेखा समिति के विषय में अगर बात करनी है आपको, तो भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट जो कहां पेश की जाती है, ये हमेशा और हमेशा हमेशा इसमें आप बात करेंगे लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा की बात करते हैं। इसमें 15 सदस्य जो है ये लोकसभा के और 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा के होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। 22 सदस्य कुल इसमें होते हैं और ये अपनी रिपोर्ट जो दोस्त ना ये स्पीकर को देती है। किसको? स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और जो भी चीजें इसमें रहती है, लोक व्यय के दुरुपयोग संबंधित अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना इसका काम होता है और यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं, ठीक है। यह समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये ऐसी प्रथा है और ये प्रथा हमको लगता है 1977-78 से ली आ रही है। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा, मतलब ये कह सकते हैं कि नहीं, जो विपक्ष का नेता है, जैसे वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वही तो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, तो ये इसका अध्यक्ष होता है और ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है उसको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना दोस्त। इसका सही जवाब क्या होगा कि भैया ये लोकसभा स्पीकर को क्या करती है? अपनी रिपोर्ट पेश करती है। मामला क्लियर है? तो आपकी क्लास मेरे दोस्त आज यहीं तक। कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी रही और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्त, आप ये और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करूंगा और हम दोनों के सम्मिलित प्रयास से आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो अब हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।